नर्मदा के तट पे एक छोटे से गांव से उठकर भारत की राजनीति में मजबूत दस्तक देने वाले, पिछड़े वर्ग में, ओबीसी में, मध्य प्रदेश की आन बान और शान की तरह पहचाने जाने वाले प्रहलाद पटेल आज हमारे बीच में हैं। और जब इनका फैसला हुआ कि ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मध्य प्रदेश की 5.5 से 6 करोड़ जनता के बीच में बड़ा अचरज से देखा गया। हालांकि अपराजित योद्धा के रूप में जाने जाते हैं प्रहलाद जी, आज हमारे साथ हैं। कुछ 2-3 विषयों पर उनसे मैं जरूर जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं उनके बारे में। कुछ सवाल आपने वेबसाइट्स पे डाले हैं, कुछ सवाल आपने ईमेल के जरिए पूछे हैं। प्रहलाद जी से उनसे जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूंगा, इसका जवाब वो देंगे। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश टुडे के इस आयोजन में। एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये भक्त प्रहलाद की एक बार फिर अग्नि परीक्षा है? कई बार कृपा होती है, लोगों को लगता है कि ये अग्नि परीक्षा है, तप होता है, इसलिए कोई संकट नहीं होता। लेकिन जिसका अनुज भरत की तरह हो, भले मैं राम नहीं हूँ, तो मुझे चीज़ें लगता है कि कैसे आसान होती हैं, ये इसका एक उदाहरण है। क्या आप मानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 वर्ष के शासन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी 3 प्रायोरिटीज हैं जिसके कारण जनता एक बार पुनः आप लोगों पर विश्वास करेगी और सत्ता में लौटाएगी? गरीब कल्याण का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, मोदी जी की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना। दूसरा है जो महत्वपूर्ण बात है, महिला सशक्तिकरण और उनके स्वाभिमान की रक्षा। हम 2000 साल पहले के भारत को देखना चाहते हैं, जहाँ पर मातृसत्ता सर्वोच्च रही है। ये बात आदिगुरु शंकराचार्य ने कही थी। हम उसके और पहले से देखें, हमारा आज का जो इतिहास है ये मुगलों की गुलामी का कुछ दोष हमारे भीतर है, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण की वो ऊंचाइयाँ छूना, बाकी चीज़ें तो सीढ़ियाँ हैं। और तीसरा है हमारा रोड मैप। 22 तारीख को जब तीसरी दीपावली बनेगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, वो दिन देश के महान परिवर्तन का दिन होगा। हम इतिहास को एक बार पलट कर देखेंगे कि हमने मंदिर टूटने के इतिहास पढ़े थे, उस दिन से मंदिर बनने का इतिहास शुरू होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ सरदार पटेल की बात है, मैं गुजरात के मंदिर की बात कर रहा हूँ, लेकिन रामलला के मंदिर का संघर्ष 450 साल पुराना है। और इसलिए तीसरी बात है कि हम आने वाले 20-25 साल में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो, तो भारत माता दुनिया में नंबर 1 पर हो और मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 का राज्य हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा, मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, शांत राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है। और ये सब ये चीज़ें और जगह भी मिल सकती हैं, लेकिन शांति और नस्ली और भाषाई भेद मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होता है। हम इतने महत्वपूर्ण स्थान पर हैं कि देश की या दुनिया की सप्लाई चेन हमारे बीच से गुजरती है, इसलिए मैं मानता हूं कि हम वो मुकाम हासिल करेंगे। देखिए, निष्कलंक राजनीति आपने जीवन पर्यंत करी है, सनातन की परंपराओं को आपने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। मेरा सवाल था कि राष्ट्रवाद की इस भावना के सामने क्या महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे गौण हो जाएंगे? हमारा विकास का मॉडल दुनिया में श्रेष्ठ मॉडलों में एक है, लेकिन हमारा विकास सिर्फ विकास नहीं है, विरासत के साथ विकास है, ये उससे अलग है। और इसलिए मुझे लगता है जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये चीज़ें परसेप्शन बिगाड़ने के लिए। आत्मनिर्भर व्यक्ति के सामने किसी की नौकरी करने का कोई कारण नहीं। और आत्मनिर्भरता में जो चीज़ें, आज ही हम भारत मंडपम से लौटे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जिन हमारे खान पान को जब हमने थाली से अलग किया तो हम बीमार हुए, लेकिन दुनिया ने उसको स्वीकार किया। अगर आज आपको स्वस्थ रहना है, भुखमरी से बचना है, तो श्री अन्न की तरफ जाना पड़ेगा। उसको देने वाला कौन? हमारा छोटा किसान, छोटा लघु उद्योगी और मातृशक्ति महिलाएं। उसका जो पैशन है, तो जैसे हमारी डाइवर्सिटी है कल्चर में, ऐसी डाइवर्सिटी हमारी खान पान में भी है। जब आप इनकी बातों की तरफ जाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं, जो खेतों से किसान का बेटा भागा तो वापस आएगा, प्रोसेसर्स की बात करेगा कि भाई हम प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे। हमें सिर्फ अनाज पैदावार नहीं करना है, अनाज खराब होने से बचाना है। हमें भोजन बनाकर फेंकना नहीं है, हमें उसकी लाइफ बढ़ाकर लोगों तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि अभी चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ी बहुत ईमानदारी से देख रही है और समझ भी रही है। एक अंतिम सवाल करूंगा अपने दर्शकों की तरफ से कि आपको मध्य प्रदेश में ट्रबल शूटर माना जाता है, और मैं जर्नलिज्म के दौर में आपको देखता रहा पिछले 3-4 दशक से कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बिखर रही थी किसी विषय पर, और 10 वर्ष का सत्ता शासनकाल था दिग्विजय सिंह का, तो सन 2003 में आपको योद्धा के रूप में लाया गया था
और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की थी। उसके कर्णधार आप साबित हुए थे। क्या वो दौर एक बार पुनः ऐसा लग रहा है कि प्रहलाद पटेल को जिम्मेदारी से इसलिए दी जा रही है या पराजित योद्धा है और तो बड़ा निर्णय दे देंगे मध्य प्रदेश के पक्ष में? बाद वाले शब्दों को तो मैं नहीं चाहता कि इसको जोड़ने की जरूरत है, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने वो 3 युग देखे हैं। मैं आज से महीने भर पहले से कह रहा हूँ 2003-2023 में दोहराया जाएगा, और मेरा भरोसा काल्पनिक नहीं है। जिस दौर में लोग मानते नहीं थे तब भी मैं ये बात मैंने कही थी 2003 में, आज मैं 2023 में कह रहा हूँ 2003-2023 में दोहराया जाएगा। तो 2023 में मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता क्या प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी देखेगी? उस बात के लिए 3 दिसंबर का इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। मेरा राजनीतिक जीवन ऐसा रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब भी कहा, मैं 5 चुनाव जीता हूँ जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हूँ, टोटल 8 लड़ा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है फिर मुझे जब यहाँ कहा गया कि विधानसभा लड़ना है तो नरसिंहपुर मेरे लिए नहीं थी, नरसिंहपुर तो मुन्ना भैया के लिए थी, तो मुझे तो कहीं और से लड़ना था। लेकिन मुन्ना भैया ने जिद करके कि 2 भाई नहीं लड़ेंगे और आप लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, इसलिए मुझे अपने गृह नगर पर, जहाँ जन्म स्थान है मेरा, जहाँ मैंने दलित राजनीति शुरू की, जहाँ से संघर्ष किया, और संघर्ष में जो मेरे लोगों ने, नरसिंहपुर जिले के लोगों ने जिस प्रकार से मेरा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में साथ दिया, वहाँ से मैं विधायक बनूंगा तो एक संतोष मेरे मन में है। जिनने मेरे लिए न जाने कितने नुकसान उठाए, कष्ट उठाए, उनके बीच में वापस आना, उनके लिए कुछ कर पाने का अवसर मुझे जो दिख रहा है, उससे गदगद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रहलाद जी, और शुक्रिया आपका, धन्यवाद।